तो हेलो गाइस, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था ग्रेविटेशन में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन क्या होती है और ग्रेविटी क्या होती है। ये दो तीन चीजों के बारे में पढ़ा था हमने। और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो मतलब एक स्टेटमेंट था और एक जो उसका प्रूफ था, जो मतलब हमने प्रूफ किया था, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स, दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स निकाल सकते हैं। हमने वो फॉर्मूला क्या किया था, ड्राइव किया था। ठीक है, तो उसी फॉर्मूले को यूज करते हुए जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, अब हम वो सॉल्व करेंगे इसके अंदर। ठीक है, नाउ ध्यान देना। तो हमने देखा था जो फोर्स का फॉर्मूला था, ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला था, वो क्या था, F इजिकल टू जी m1 इंटू में m2 अपॉन में d स्क्वायर। m1 m2 क्या थे, और जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके मासेस, ये उनके मासेस थे, और जो d था उनके बीच का डिस्टेंस था, g था ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है ना, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करते करते हुए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे अब। ठीक है, अब साथ साथ क्या करोगे, इसके नोट्स भी बनाते रहोगे जब मैं नोट्स कराऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी जो है न्यूमेरिकल है, तो ध्यान से पहले समझना, कुछ भी नहीं है, बस डेटा कलेक्ट करना है और डेटा कलेक्ट करके फॉर्मूले में पुट कर देना और आंसर आ जाएगा। बस सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देखो तो क्या बोल रहा है, द मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू में 10⁻24 kg। ये मास ऑफ अर्थ दे रखा है। ठीक है, एंड दैट ऑफ मून इज 7.4 इंटू में 10⁻22 kg। तो ये तो अर्थ का मास हो गया, ये मून का मास हो गया, दो हमें मासेस मिल गए। कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून, अर्थ और मून के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3.84 किलोमीटर, मतलब 3.84 इंटू में 10⁵ किलोमीटर। ये किलोमीटर में दे रखा है हमें। नाउ हमें क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी है, किसके बीच में, अर्थ और मून के बीच में। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अर्थ ही है। ठीक है, ये क्या बताओ, अर्थ है। ठीक है ना, अर्थ और किसकी बात कर रहे हैं, मून की बात कर रहे हैं। अर्थ हो गया और क्या हो गया गाइस, मून हो गया। इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस भी हमें क्या दे रखा है, मेंशन कर रखा है, और इनके मासेस भी दे रखे हैं। m1 इसको मान लेंगे, m2 इसके मास को मान लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, डेटा कलेक्ट करा करो इसके अंदर। ठीक है, और जब आप डेटा कलेक्ट करोगे ना, डेटा कलेक्ट करना है, फॉर्मूले में पुट कर देना और आंसर आ जाएगा। देखो ना, अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं तो मास ऑफ द अर्थ दे रखा है, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ की बात करेंगे, उसको मैं मान रहा हूं m1। तो वो कितना दे रखा है इसने, 6 इंटू में 10⁻24 kg। अगर देखें उसी के हिसाब से मास ऑफ मून, मास ऑफ मून की बात करेंगे हम, तो मास ऑफ मून m2 दे रखा है कितना, 7.4 इंटू में 10⁻22 kg। ये दो डेटा मिल गए हमें, एक को m1 माना, एक को m2 माना। अच्छा, डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच में, अर्थ एंड मून के बीच में। अर्थ एंड मून के बीच में जो डिस्टेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है, ध्यान से देखो, 3.84 इंटू में 10⁵ किलोमीटर। बट अब ध्यान देना, इधर ना जो किलोमीटर दे रखा है, इस चीज को आपको ध्यान रखना। हम ना मोस्टली इसमें डिस्टेंसेस जो है क्या लेके चलेंगे, हम हमेशा मीटर में लेके चलेंगे। किसमें, मीटर में। इधर किसमें दे रखा है, किलोमीटर में दे रखा है। और हम लोग जानते हैं अगर मुझे किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है, किसमें, किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है, तो जस्ट क्या करना होता है, 1000 से मल्टीप्लाई करनी होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, डिस्टेंस को क्या मानेंगे, ये तो 3.84 ही रहेगा, इनटू में 10⁵ है ना, इसकी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से। किससे, 1000 से, जिससे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा मीटर में। इससे घबराओ मत, इतनी बड़ी वैल्यू से होगा क्या, देखो d की वैल्यू क्या जाएगी, 3.84 इंटू में 10⁵। देखो ये 1000 है ना, तो 1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10⁻3 ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, 10 इंटू में 10 क्या होता है, 1000 होता है ना, तो 10⁻3 लिख सकता हूँ, इधर लगाया मीटर। तो हमारा जो डिस्टेंस आ गया वो आ गया 3.84 इंटू में 10⁸ मीटर। देख लो, ये हमारा डिस्टेंस आ गया, और इस डिस्टेंस को हम यूज करेंगे, इस m1 को और m2 को यूज करेंगे किसमें, ग्रेविटेशन के फॉर्मूले में। नाउ ध्यान देना, और आप जानते हो g की वैल्यू भी क्या होती है, 6.67 इंटू में 10⁻, बोलो -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसके बारे में मैंने आपको कल, मतलब कल वाला लेक्चर था, जो लास्ट क्लास का लेक्चर था, उसमें मैंने आपको कराया भी था। नाउ अब क्या करना है हमें, इसको ना, इसको सिर्फ हमें क्या करना है, फोर्स के फॉर्मूले में पुट कर देंगे चीजों को। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जी m1 इंटू में m2 अपॉन में d स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, सारा डेटा हमारे पास है, हमारे पास m1 भी है, m2 भी है, हमारे पास d भी है, हमारे पास g भी है। बस इसको पुट कर दो, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे करके दिखा दूं, यहाँ मैं लाइन बना रहा हूँ मैं छोटी सी, इसको मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, देखो तो क्या होगा, इसके हिसाब से देखेंगे तो क्या आएगा, ये हमारा क्या था बताओ, ये फॉर्मूला था, ये हमारे फोर्स का फॉर्मूला है। तो क्या करेंगे इसके अंदर, देखो तो फोर्स इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं पुट करूंगा जी की वैल्यू, इधर से जी की वैल्यू कितनी है, 6.67 इंटू में 10⁻⁻ -11, एक तो ये वैल्यू हो गई, इंटू में मास की वैल्यू कितनी है, 6 इंटू में 10⁻24। ठीक है, इंटू में, और दूसरे उसकी किसकी कितनी वैल्यू, 7.4 इंटू में 22। ठीक है, अपॉन में, देखो ना, जी की वैल्यू डाली है, m1 की वैल्यू डाली और m2 की वैल्यू, जी m1 और m2, नीचे क्या आएगा, डी कितना दे रखा है, 3.84 इंटू में 10⁻, अभी हमने निकाला है 8 मीटर। ठीक है, और इसका क्या आएगा बताओ, स्क्वायर हो जाएगा। देखो ना,
डिस्टेंस का स्क्वायर तो डिस्टेंस की वैल्यू डाली और पूरे का स्क्वायर कर दिया। अब देखो इस कैलकुलेशन से घबराना नहीं है बिल्कुल भी, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। पहले करना क्या होगा, देखो ध्यान देना, एफ इज इक्वल टू क्या करो, ये सारे मल्टीप्लाई में है ना, तो 6.7 6 और 7.4 इनको साथ में लिख लो। 6.7 इंटू में 6 इंटू में 7.4 को साथ में लिख लो। और ये जो बाकी बचे क्या, 10 रेज़ टू पावर -11, 10 रेज़ टू पावर 24 और 10 रेज़ टू पावर 22 को इनको साथ में लिख लो। नीचे क्या हो जाएगा, देखो नीचे तो स्क्वायर हो रखा है, क्या हो रखा है, स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3.84 इंटू में 3.84। अच्छा, और इसको देखोगे 10 रेज़ टू, इसका भी हम तो क्या करेंगे 10 रेज़ टू पावर, देखो ना 10 इंटू में 10 रेज़ टू पावर 8 इंटू में 10 रेज़ टू पावर 8। देखो इसको तो मैं बहुत इजीली सॉल्व कर सकता हूँ, हमें पता है बेसिस सेम होते हैं, अगर बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। या आप इसको ऐसे कर सकते हैं, पावर के ऊपर पावर है तो क्या हो जाती है बताओ, मल्टीप्लाई हो जाती है पावर्स। तो इसको मैं सीधा लिख सकता हूँ 10 रेज़ टू पावर 16। देखो अब क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, देखो इसको लिखो 6.7 इंटू में 6, इसको हम अभी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और इसको देख लो पहले, देखो 24 और 22 ये सारे मल्टीप्लाई में ना, बेसिस सेम है, ऊपर वालों की बात करो, 24 और 22 कितना होगा 46, ठीक है ना। 46 में से 11 चला जाएगा, कितना बचेगा 35, तो इधर बचेगा 10 रेज़ टू पावर 35 अपॉन में। अगर इधर देखेंगे नीचे से क्या बचा 3.84 इंटू में 3.84 इंटू में क्या आ गया 10 रेज़ टू पावर 16। अब इसको देख लो, ध्यान देना, इसकी बात करेंगे ना, इधर से बच जाएगा पूरा का पूरा, देखो ध्यान देना, इधर से बचेगा हमारा क्या 10 रेज़ टू पावर 35 और 10 रेज़ टू पावर 16 है। यार ये दोनों डिवीजन में, ये डिवीजन में तो हम क्या कहते हैं, पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, क्या हो जाती है, माइनस। तो होगा क्या इसको सॉल्व करने पर, ठीक है, ये बचेगा 6.7 इंटू में 6 इंटू में 7.4, ठीक है, मल्टीप्लाई करके 3.84 इंटू में 3.84 इंटू में ये तो क्या हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर 19 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर 19, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, देखो इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी भी, इसकी इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर, ठीक है, डिवाइड करने पे हमारे पास आएगा 20.0113 समथिंग आता है, इंटू में 10 रेज़ टू पावर 19। बट हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको पता कैसे लिखते हैं, अगर आप कहीं पे आंसर देखोगे ना, अगर एनसीईआरटी वगैरह में इसका एग्जाम आंसर देखोगे तो उन्होंने डेसिमल को शिफ्ट किया हुआ है, बस इस डेसिमल को शिफ्ट किया, उन्होंने इसका आंसर क्या लिखा हुआ है 2.01 इंटू में 10 रेज़ टू पावर 20, ऐसे दे रखा है उसका आंसर, ठीक है ना। उसका आंसर कुछ, आप इसको भूल जाओ, इस वाले को भूल जाओ, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे, ठीक है ना, जब इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे और इसको मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, आपका फाइनल आंसर आएगा 2.01 इंटू में 10 रेज़ टू पावर 20। क्या फोर्स है ना, तो क्या आएगा बताओ, न्यूटन आएगा, क्या आएगा इस, न्यूटन। पॉज करके आप इतने को नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो गाइस एक और ना न्यूमेरिकल देखते हैं इसके अंदर ही, वो थोड़ा सा हमने ऐसा लिया था, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी वैल्यूज थी, ठीक है ना, आपकी बुक का ही एग्जांपल है वो। अब एक दूसरा ना इजी सा एग्जांपल लेते हैं, जो आप करो तो आपको कॉन्फिडेंस भी आए थोड़ा सा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए, एक कोई ऑब्जेक्ट ए है, उसका मास कितना दे रखा है 10 kg, और एक ऑब्जेक्ट है, क्या मतलब ऑब्जेक्ट बी है, जिसका जो मास है वो है 20 kg, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट है, एक 10 किलो का और एक 20 किलो का, दे आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर। अगर वो आपस में कितनी दूरी पे है, 2 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है ना, उनका डिस्टेंस कितना है 2 किलोमीटर है। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स, आपको क्या फाइंड करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करनी है। तो ध्यान देना, हम क्या करेंगे, सबसे पहले मास देखेंगे इसके अंदर, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए है ना, तो मास पहला क्या हो गया बताओ, मास m1 ए कितना हो गया, इसके अंदर हो गया एक तो 10 kg, ठीक है, ध्यान देना। दूसरा मास क्या हो गया, एक और मास दे रखा है, तो क्या है दूसरे ऑब्जेक्ट का मास कितना है बताओ, 20 kg दे रखा है, ओके, ध्यान देना। एक काम करते हैं, इसका जो डिस्टेंस है वो किस में दे रखा है, फिर से किलोमीटर में दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है d इज इक्वल टू कितना 2 किलोमीटर, कितना बताओ 2 किलोमीटर। तो यार 2 किलोमीटर दे रखा है ना इसके अंदर, हम 2 किलोमीटर की थोड़ा सा डिस्टेंस कम कर लेते हैं, इसका 2 किलोमीटर ना लिख के हम एक काम करते हैं, इसको 200 मीटर कर लेते हैं, क्या करते हैं 200 मीटर, ठीक है ना, उसको चेंज करते हैं, 2 किलोमीटर ज्यादा लंबा हो जाएगा, फिर वैल्यू बहुत छोटी आती है, ठीक है। तो क्या लेते हैं हम इसको 200 क्या लेते हैं, मीटर ले लेते हैं, ओके 200 मीटर, ओके ना। अब ध्यान देना, अब क्या होगा, इसमें आपसे क्या पूछ रहा है बताओ, आपसे ग्रेविटेशनल फोर्स पूछ रहा है, तो जी की वैल्यू आप जानते हो, देखो कहीं कहीं पे जी की वैल्यू 6.67 ले रखी होती है, 6 बताया तो मैं 6.67 लेके चलते हैं, और कहीं कहीं पे देख दो माइनस, या कहीं पे 6.7 भी लिखी होती है 10 रेज़ टू माइनस, तो आप इसमें कंफ्यूज मत हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये इस पे गलत हो जाएगा, इस पे वो ठीक है, ये थोड़ा सा डेसिमल में 3-4 प्लेसेस तक निकली हुई वैल्यूज, आगे तक निकली वैल्यूज है, बट हम राउंड ऑफ करके कहीं कहीं पे 6.7 लेते हैं, कहीं पे 6.67 लेते हैं, तो उससे इतना कंफ्यूज, इतना परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो 6.7 इंटू में 10 रेज़ टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ओके। तो क्या करेंगे हम, फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है जी m1 इंटू में m2 अपॉन में क्या d स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करेंगे, f की वैल्यू कितनी आने वाली है, अगर हम g के हिसाब से देखें, g की वैल्यू पुट करेंगे 6.7
इंटू में 10⁻⁻11, एक तो ये वैल्यू हो गई। दूसरी क्या हो गई वैल्यू, m1, m1 कितना है हमारा बताओ, m1 है हमारा 10 kg, दूसरा है बताओ 20, ओके, अपॉन में। अब d कितना है हमारा 200 मीटर है, मीटर में, ये किलोमीटर में तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे बताओ, उसको 200 का स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे 200 का स्क्वायर। नाउ बस कुछ है नहीं इसके अंदर, क्या बचेगा 6.7 इंटू में 200, 200 कैसे हो गया, 10 इंटू में 20 200 हो गया, इंटू में 10⁻⁻11 हो गया, अपॉन में क्या आ जाएगा 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मैं इसको लिख दूं, ऐसे लिख दूं, चलो एक स्टेप और बचेगा, बढ़ेगा थोड़ी, 200 इंटू में 200, ये हो गया। नाउ इतना होने के बाद क्या होगा, कैलकुलेशन ये बेसिक सी कैलकुलेशन, ठीक है, बेसिक सी कैलकुलेशन इसके अंदर, तो हम बात करते हैं, एक सेकंड इसको सॉल्व करने, एक सेकंड, इसमें इंक खत्म हो गई, नो गाइस, तो इसमें क्या होगा, देखो हमने क्या किया था 6.7 इंटू में 200 इंटू में 10⁻⁻11 और क्या आ गया 200, देखो ध्यान दे 200 से 200 क्या हो जाएगा बताओ, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 200 से 200 आपने कैंसिल कर दिया। अब जब 200 से 200 आपने कैंसिल कर दिया तो क्या होगा, देखो ध्यान देना, इतना होने के बाद देखो हमारे पास बचा क्या है, फोर्स में, फोर्स इज इक्वल टू बचा है 6.7 इंटू में 10⁻⁻11 अपॉन में, इधर से क्या आ गया 200 आ गया, अपॉन में 200 आ गया। देखो अब ना ये कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड कहीं ना कहीं होगी, आप 6.7 को किससे डिवाइड करोगे, 200 से डिवाइड करोगे, ठीक है, जब आप 6.7 को 200 से डिवाइड करोगे तो लगभग ये आएगा 0.003, ये आएगा f इज इक्वल टू 0.0033 समथिंग आएगा, ठीक है, ओके, 10⁻⁻11, ओके, 335 भी पूरा, मतलब 3-4 डेसिमल तक हम निकालेंगे तो फोर्स को अब क्या करना है हमें ना, अब कुछ बच्चे तो यहीं पे छोड़ के आ जाते हैं इसको, या कुछ बच्चे तो यहीं छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है, कई बार टीचर क्या करती है मार्क्स काट लेती है। आपने ना कभी स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी होगी, ये जो डेसिमल होता है इधर कहाँ शिफ्ट करना होता है हमें, पीछे शिफ्ट करना होता है, मतलब डेसिमल के आगे एक डिजिट होनी चाहिए, तो हम कितने डेसिमल शिफ्ट करेंगे, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3.3 इंटू में 10⁻⁻11 तो था ही, नीचे क्या आ जाएगा, जब डेसिमल हट के पीछे जाता है तो नीचे क्या आता है बताओ, 1000 आ जाएगा, ठीक है, और ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन से ना, इस टाइप के क्वेश्चन में इस टाइप की चीजें हो जाती हैं। 3.3 हो गया, अब इंटू में 10 रेज़ टू पावर क्या है, मतलब -11 है, ये 1000 है तो 1000 को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3, अब ये वापस ऊपर जाएगा तो इसके साथ क्या बन जाएगा 3.3 इंटू में 10 रेज़ टू पावर -14 न्यूटन, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, इधर हो सकता है आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो, बट क्या है बस 3.3 में हमने क्या किया, इसके बाद डेसिमल शिफ्टिंग करी, ठीक है, तो आप इतना नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये एक और बेसिक सा क्वेश्चन है इसका, ठीक है, जो आपसे हमेशा पूछा जाता है। हाँ, मैंने बोला ना न्यूमेरिकल वाला हमने लेक्चर बनाया, इसके अंदर दो चार हम देखेंगे, थ्योरी का हो सकेगा, नहीं तो छोटा सा लेक्चर देखेंगे जिसमें आपकी न्यूमेरिकल्स क्लियर हो जाएंगे। ध्यान देना, हाउ डज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन चेंज, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स में कितना चेंज आएगा, है ना, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन डिस्टेंस रिड्यूस टू हाफ, अगर उनका डिस्टेंस हम क्या कर दें, हाफ कर दें, ठीक है, या डबल कर दें, या क्या कर दें, ट्रिपल कर दें, ठीक है। ध्यान देना, इसका कंसेप्ट पढ़ने से पहले मैं बताऊं आपको, ये मानो ऑब्जेक्ट है कोई, ये ऑब्जेक्ट ए है और ये क्या बताओ कोई ऑब्जेक्ट बी है, ध्यान देना, छोटे छोटे से ऑब्जेक्ट लेते हैं और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है बताओ, डी है, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, डी है। तो मुझे छोटी चीज बताओ अभी, ध्यान देना कि अगर अगर ये जो है दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी और इनके बीच में डिस्टेंस डी है, मान लो इनका मास कितना है, मान लो इस वाले ऑब्जेक्ट का मास है मान लो m1 और इसका मास कितना है बताओ, इसका मास है m2, ठीक है। जब सिंपल अगर देखा जाए, जितना भी अब तक हमने ग्रेविटेशन पढ़ा है उसके हिसाब से देखा जाए तो एक ए है और एक बी है, दो ऑब्जेक्ट्स है, ए का मास m1 है, बी का मास m2 है, इनके बीच में अभी डिस्टेंस कितना है, डी है, मतलब कुछ भी डिस्टेंस है वो दैट डिस्टेंस इज डी। तो अगर मैं इनके बीच में फोर्स पूछूंगा तो इनके बीच में एक्चुअल फोर्स कितनी होगी, आप बोलोगे जी m1 इंटू में m2 अपॉन में डी स्क्वायर, ठीक है, यही होगी फोर्स जो होगी। अभी तो इनके बीच में कितनी फोर्स होगी, यही फोर्स लग रही होगी, क्या, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में डी स्क्वायर, इतनी लग रही होगी, ठीक है, सिंपल सी बात। अब आ जाओ, कह रहा है कि फोर्स में क्या चेंज आएगा अगर उनका डिस्टेंस क्या कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए, अगर डिस्टेंस हाफ कर दिया जाए, पहले अगर इनका डिस्टेंस डी था, अब इनको मैं क्या कर दूं, पास पास ले उठा के, क्या ले पास पास, ये ऑब्जेक्ट ए आ गया, ये ऑब्जेक्ट बी हो गया, अब इनका डिस्टेंस रह गया d/2, d/2 मतलब क्या मतलब हो गया इसका, कि वो हाफ हो गया इनका डिस्टेंस, इनको मैं पास पास ले आया, ध्यान दो, मास तो क्या रहेगा m1 ही रहेगा, इसका भी मास क्या रहेगा m2, कह रहा अब बताओ इनके बीच में फोर्स कितनी रहेगी। देखो पहले मान लो इनके बीच में फोर्स कितनी थी, F थी, अब क्या होगी, कुछ और फोर्स होगी, तो उस फोर्स को मैं क्या मान लो, F1 फोर्स होगी मान लो। अब ये पास पास आ गए, पास पास आ गए तो हो सकता है फोर्स क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी इनके बीच में, लेकिन कितना चेंज आएगा वो यही पूछेगा, ध्यान देना। तो क्या होगा, अब जो न्यू फोर्स आएगी इसको हम क्या बात करते हैं, F1, इस वाले की बात करूं तो आप क्या बोलोगे, जी m1 इंटू में m2, ये तो सेम ही रहेगा, लेकिन जो पहले डिस्टेंस हमने डी स्क्वायर लिया था, अब उस डिस्टेंस को क्या लेके चलेंगे हम, d/d अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, ये लेके चलेंगे, ठीक है ना। अब क्या होगा, F1 इज इक्वल टू, ध्यान से समझना, g m1 इंटू में m2 अपॉन में,
इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा डी स्क्वायर अपॉन में नीचे 2 का स्क्वायर होगा तो बचेगा 4। अब देखो g m1 m2 अपॉन में डी स्क्वायर अपॉन में 4। देखो एक चीज देखना इसके अंदर बड़ा आसान है कि ये जो 4 है, ये जो 4 है ये कहाँ जाएगा, देखो ध्यान देना ये ऊपर जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो इस पूरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है वो खुद एक फ्रैक्शन है, ठीक है ना, तो उस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है हमेशा ऊपर जाता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अगर मान लो, ठीक है, चलो अभी इस डबल वाला पार्ट में और चीज बताऊंगा, अभी एक चीज ध्यान रखो, ये पूरा एक फ्रैक्शन है और इस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो खुद फ्रैक्शन है, देखो ना फ्रैक्शन है, इसमें न्यूमरेटर है, इसमें डिनोमिनेटर, तो इसका डिनोमिनेटर कहाँ चले जाता है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, ये चीज ध्यान रखना, जिसकी वजह से क्या होगा हमारा, ध्यान देना, f1 की वैल्यू क्या आ रही है, अभी इसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 4 इंटू में जी m1 इंटू में m2 अपॉन में क्या रह गया डी स्क्वायर, ये वाला 4 जब ऊपर आ गया तो मैंने ऐसे रख दिया, बाहर बाहर लिख लिया मैंने इसको बस ऐसे। अब जरा छोटी चीज देखना इसके अंदर, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है, ये इतना पार्ट जो है, इसकी वैल्यू क्या है, जी m1 m2 डी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है, देखो ये है, ध्यान देना, पहली वाली फोर्स की वैल्यू बन रही, तो अगर मैं उसकी वैल्यू जब पुट कर दूंगा तो दोस्तों तुम क्या देखोगे, F1 की वैल्यू क्या आ रही है, 4 टाइम्स ऑफ F, मतलब ये जो नई फोर्स आई है, ये जो नई फोर्स आई है, पहली वाली फोर्स की क्या हो गई 4 टाइम्स हो गई, क्या हो गई पहली वाली फोर्स की 4 टाइम्स। तो मैं क्या लिखूंगा इसके अंदर, अगर डिस्टेंस क्या हो जाता है हाफ कर देते हैं, अगर डिस्टेंस हाफ कर देते हैं तो फोर्स क्या हो जाती है, फोर्स बिकम्स कितना टाइम, 4 टाइम्स, कितनी हो जाती है बताओ, पहले से 4 गुना हो जाती है, कितनी हो जाती है, पहले से 4 गुना, 4 टाइम्स हो जाती है, ठीक है। ये बड़ा पेट क्वेश्चन है, स्कूल में पूछा जाता है वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं, ये वाला तो पार्ट हो गया, आप इसको नोट कर लो एक बार, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, या पॉज करके, ठीक है, हम आगे देखते हैं। हाफ वाला पार्ट तो हो गया, हाफ करने पे क्या हो गई थी बताओ, 4 टाइम्स हो गई थी, कैसे हो गई थी, 4 टाइम्स, ठीक है। नाउ अब वो कह रहा है इसी के अंदर, इसी क्वेश्चन में देखते हैं, अगर वो कहता है कि मान लो कि जो इनका डिस्टेंस है वो क्या हो जाए, डबल हो जाए, डिस्टेंस पहले डी था अब क्या हो गया, डबल हो गया, मैं कहता हूं अब उनका डिस्टेंस क्या हो गया, डबल हो गया, ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट हमारा बी है, क्या रहेगा, ये m1 ही रहेगा, ये m2 ही रहेगा, इनके बीच में अब डिस्टेंस, पहले डिस्टेंस अगर डी था तो अब कितना हो जाएगा बताओ, 2d हो जाएगा, कितना हो गया 2d। तो अब देखेंगे, तो अब मान लो इनके बीच की फोर्स मान ले, तो मैं F2, F1 मैंने पहले मान ली थी, तो मान लेते हैं F2, तो अब क्या हो जाएगी F2 आप जानते हो, अब तो बहुत आसानी से होगा, G इंटू में M1 इंटू में क्या बताओ M2 अपॉन में डिस्टेंस d ले रहे थे पहले, अब कितना हो गया 2d, तो क्या लिखेंगे 2d का स्क्वायर, तो F2 कितना आ गया, देखो ध्यान देना, G M1 इंटू में M2 अपॉन में 4d स्क्वायर, कितना बताओ 4d स्क्वायर। नाउ अब देखो ध्यान देना, अब इसमें तो कोई डिनोमिनेटर वगैरह कोई चक्कर है नहीं कि कुछ ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, बट देखो इसमें क्या करेंगे हम, देखो इतना सबको मैथमेटिकल, ये 4 है मैं इसको बाहर लिख सकता हूँ ऐसे, 1 अपॉन में 4 इंटू में G M1 इंटू में M2 अपॉन में क्या d स्क्वायर। देखो मैंने कुछ नहीं करा, इस 1 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो वही बन जाएगा, इस 4 के इधर मल्टीप्लाई कर दो वही बन जाएगा ऊपर वाला पार्ट। तो फिर से अगर देखा जाए जो ये वाला पार्ट है, ध्यान देना, ये वाला पार्ट जो फिर से क्या बन गई, ये वाली फोर्स की वैल्यू बन गई, तो आप देखोगे क्या, आपको एक नई चीज समझ में आई कि सर जो F2 था, F2 क्या हो जाएगा 1/4 होगा किसका, पहले वाली फोर्स का, पहली वाली फोर्स का क्या हो जाएगा, जो एक्चुअल फोर्स थी ना उसका 1/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो डबल किया तो क्या हो गया 1/4 हो गया, डबल करने पे हमने क्या हो गया बताओ, जैसे हमने उसको डबल कर दे दो तो फोर्स बिकम क्या लिखेंगे, फोर्स बिकम्स 1/4, कैसी हो जाती है बताओ 1/4 हो जाती है, एक्चुअल फोर्स की 1/4 हो जाती है, ठीक है, एक्चुअल फोर्स की क्या हो जाएगी 1/4 हो जाएगी, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लो यार, ठीक है, फिर हम ट्रिपल वाला केस पढ़ते हैं और हो जाएगा, मेरे को लगता है ट्रिपल वाला तो आप खुद भी कर लोगे अब, ठीक है ना। एक चीज देखते हैं ट्रिपल वाली, आप इसको नोट कर लो पॉज करके, चलो इसमें लिख देते हैं, हाफ में क्या हो गई थी, हाफ में डबल हो गई थी फोर्स, इसमें क्या हो गई थी भाइयों, इसमें हो गई थी 1/4, क्या लिखेंगे यहाँ पे 1/4 हो गई थी, देखो उधर क्या हो गया बताओ, ट्रिपल जाएगी, देखो डबल था तो 1/4 हुई थी, 1/4 क्यों, क्योंकि स्क्वायर हो गया था नीचे डी में, 2d का स्क्वायर 4 आ गया था ना, ऐसी जब ट्रिपल होगी ना तो यहाँ पे 3d हो जाएगा, क्या ना 3d हो जाएगा, मतलब 3 टाइम, तो 3d का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, तो 1/9 टाइम्स हो जाएगी। अब आप तो ये ओरली भी कर सकते हो, खैर कोई नहीं, ध्यान देना, तो इसके बारे में बात करेंगे हम, ए ये हो गया बताओ बी, ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस कर दिया अब हमने 3d, ठीक है, अब मैं ज्यादा बड़ा नहीं बना रहा हूँ, यहाँ तक लाने की कोई जरूरत नहीं है, अब इसी में मेंशन करूँ कि क्या 3d हो गया या 2d हो गया, ठीक है, ध्यान देना। अब इनकी मान लो इनके बीच में फोर्स एक्ट कर रही है, मान लो F3, चलो देखो ध्यान देना, इससे क्या होगा, देखो F3 कितनी आएगी, वो आप लिखोगे G M1 इंटू में M2 अपॉन में, पहले डिस्टेंस d स्क्वायर था, अब क्या लेके चलोगे 3d का स्क्वायर, 3d का स्क्वायर बस हो गया, तो था ही नहीं, क्या हो गया G M1 इंटू में M2 अपॉन में 3d का मतलब क्या हो गया 9d
स्क्वायर, कितना हो गया 9d स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, d का स्क्वायर d हो गया। अब देखो फिर वही चीज करोगे आप लोग, मतलब इस 9 को ना, इसको बाहर 1/9 लिख लो, क्या बचेगा g m1 इंटू में m2 अपॉन में क्या हो जाएगा बताओ, d स्क्वायर। अब फिर से वही चीज, एक ही चीज दो दो तीन तीन बार पढ़ लो तो वैसे ही क्या हो जाती है, याद हो जाती है। अब ये इधर पुट कर देंगे इसकी वैल्यू, तो क्या हो गया देखो, आप कहोगे सर F3 जो आ गया, F3 जो हो गया 1/9 टाइम्स हो गया किसका, एक्चुअल फोर्स का। एक्चुअल फोर्स का क्या हो गया, न्यू फोर्स जो है एक्चुअल फोर्स की 1/9 टाइम्स है, तो क्या लिखोगे, फोर्स बिकम्स कितनी हो जाती है बताओ, 1/9, यहाँ पे लिख लो 1 बाय या 1/9, ठीक है ना, 1/9 हो जाती है, कितनी हो जाती है बताओ 9, मतलब उसकी सिर्फ 1/9 पार्ट ही रह जाती है, ठीक है। तो इतना नोट करो आप लोग अभी, ठीक है, पॉज करके।